देखो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग करंट और ये एनसीईआरटी का हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। अभी तक हमने जो स्टडी किया था वो ईएमआई के बारे में स्टडी किया था और ईएमआई को हमने बताया था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था। इसकी जैसे हमने स्टडी करी थी तो इसी का एक पार्ट है अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो अल्टरनेटिंग करंट है वो हमारे पास कहाँ से आया, कैसे प्रोड्यूस हुआ। हमने ये बताया कि भाई मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी कॉइल है, ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तब मैं कहता हूँ कि भाई किसी टाइम टी के अंदर जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो ओमेगा टी के बराबर होगा। बोलो ऐसा ही होगा या नहीं। अब देखो मैंने कंसिडर किया कि ये मेरे पास कॉइल है, मैंने मान लिया इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ये हमारे पास नॉर्मल है कॉइल की। पहले मैंने कह दिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द कॉइल। अब क्या हुआ हमारे पास कि कॉइल है वो रोटेट करी, मैग्नेटिक फील्ड तो बच्चों यहीं रहेगा, कॉइल रोटेट कर गई और देखो इसके बीच में हमारे पास जो एंगल बना है वो कितना बन गया, दोनों के बीच में थीटा एंगल बन गया और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ओमेगा टी के बराबर हुआ। पहले जब कॉइल इस पोजीशन में थी तब आपने देखा होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसमें से पास करती हैं। लेकिन अब हमने क्या कह दिया कि भाई जैसे हमने क्या किया है कि कॉइल को रोटेट किया है, जैसे रोटेट किया इस पोजीशन में रोटेट कर दिया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज होगी। और जब हमने कह दिया कि भाई नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें पासिंग चेंज होगी तब हम कहेंगे यहाँ पे इसका क्या आएगा बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमारे पास होता है बी ए इंटू कोस ऑफ थीटा। थीटा है ये हमारे पास एंगल आया था बिटवीन बी एंड ए। इसी बताने के लिए हमने फ्लक्स स्टार्ट किया है। थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, हमने कह दिया फाई इज इक्वल टू बी ए इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी के बराबर आ गया। अब हमने बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो होता है माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी और ये आ गया माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ बी ए कोस ऑफ ओमेगा टी। बी ए तो बच्चों बाहर आ गया, माइनस बी ए को डी बाई डी टी ऑफ कोस ऑफ ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हमारे पास होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। और बताओ माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास है, प्लस हो गया। ना हमने कह दिया कि E इज इक्वल टू बी ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर आ गया। ठीक है, इसके बराबर आ गया। हमने बताया कि E इज इक्वल टू किसके बराबर आया, बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर आ गया। अब देखो इसको अगर मैं ई नोट कह दूँ तब हमारे पास क्या आएगा कि E इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब मैं आपसे यूँ कहता हूँ कि अगर टी की वैल्यू है वो 0 से कंप्लीट टाइम टी तक लेते हैं तब हम कहेंगे कि जो साइन का फंक्शन है वो हमारे पास इस टाइप से आएगा, पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास ये अल्टरनेटिवली एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार क्या होता है आपके पास नेगेटिव होता है। तब हमने बताया कि यहाँ से हमने क्या बता दिया कि भाई जो अल्टरनेटिंग करंट है वो हमारे पास जनरेट होगा, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज जनरेटेड फ्रॉम हेयर। अब हमारे पास आता है कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट और व्हाट इज एसी। अल्टरनेटिंग करंट है वो हमारे पास क्या होता है या एसी है वो हमारे पास क्या होती है। अल्टरनेटिंग करंट है हमारे पास वो करंट होता है जिसकी वैल्यू है वो कंटिन्यूसली हमारे पास क्या होती है कि भाई चेंज होती है, दैट इज़ नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ था, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन, इस टाइप से कंटिन्यूसली रिपीट करता है। तो उस करंट को या उस ईएमएफ को हम अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ का नाम दे देते हैं। जब भी बच्चों हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट आएगा तब हम कहेंगे
alternating current is always function of sine, or we can say that alternating current is always function of cos। दैट इज हम कहेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी या आई बराबर आई नोट कोस ऑफ ओमेगा टी। आई है ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट। और जो आई नोट है ये हमने कह दिया कि दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओमेगा है दिस इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और हमने पढ़ा है कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है वो बच्चों हमारे पास किसके बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के बराबर होता है। और टी है वो हमारे पास कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है। टी इज एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। टी है वो हमारे पास इंस्टेंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ये तो हमने बताया है कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो इस टाइप से होगा। आगे मैं कहता हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट हम ये कह सकते हैं कि ये है, ये ग्राफ है, दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स द अल्टरनेटिंग करंट। अगर मैं यूँ कह दूँ आपको कि इस टाइप का हमारे पास ग्राफ है देन इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द अल्टरनेटिंग करंट। और अगर मैं आपको ये कह दूँ कि ये वाला ग्राफ है, एक बार पॉजिटिव एक बार हमारे पास क्या है ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव फिर हमारे पास नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर हमारे पास नेगेटिव, इस टाइप का जो करंट है वो भी हमारे पास कौन सा करंट आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है कि दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स द अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो मैंने कह दिया कि इस साइड में तो करंट है और इधर क्या था टाइम, ये करंट और ये टाइम। और अगर मैं आपको यूँ कह दूँ कि कोई इस टाइप का ग्राफ कह दे, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन, दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसमें सभी के सभी हमारे पास क्या हो रहे हैं कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होते हैं। और जब ये सारी वैल्यूज़ हैं वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होते हैं तब हम कहेंगे कि दीज आर नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ। दूसरा मैं आपको कह दूँ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट या हमारे पास डीसी है उसकी रिप्रेजेंटेशन ग्राफ की कैसे आएगी। भाई ये मैंने कह दिया कि इधर टाइम है और इधर हमने कह दिया करंट है, तो डीसी के लिए हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा कर देंगे। भाई जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है लेकिन करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। और अगर मैं आपको यूँ कह दूँ कि इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन, इधर करंट कह दिया इधर टाइम कह दिया, देन दिस इज़ आल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीसी। भले ही टाइम चेंज हुआ बट वैल्यू ऑफ करंट या ईएमएफ है वो हमारे पास चेंज नहीं हो रही, तो उसको हमने किसका नाम दे दिया भाई दैट इज़ नोन एज द डायरेक्ट करंट, और वी कैन से दैट इट इज़ नोन एज डायरेक्ट करंट। ठीक है, आगे हमारे पास आती है रिप्रेजेंटेशन आती है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जैसे रिप्रेजेंटेशन आती है तो अल्टरनेटिंग के अंदर हमने क्या बताया कि वही कंटिन्यूसली चेंज होनी चाहिए इस टाइप से अल्टरनेट। देखो पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो ये तो रिप्रेजेंट करेगा किसको, रिप्रेजेंट करेगा अल्टरनेटिंग करंट को। और ये हमने बैटरी पीछे यूज़ करी थी, बैटरी का सिंबल था, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्ट करंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने पढ़ा कि भाई पीछे हम डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में स्टडी करेंगे। डायरेक्ट करंट है उसमें और अल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस है। अब हमारे पास आते हैं कि भाई वाई वी यूज़ एसी। एसी है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं,
डीसी को हम यूज क्यों नहीं करते, प्रीफर क्यों नहीं करते? तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो एसी है उसको हम क्या कर सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। इट कैन ट्रांसमिट अप टू लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर्स की हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं कि ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। दूसरा हम कहेंगे कि इसका ट्रांसमिशन है वो हमारे पास ईजियर होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इसका जो ट्रांसमिशन है वो ईजियर है। और तीसरा ये कहता है कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इट इज़ इकोनॉमिकली इसके हमारे पास इकोनॉमी है, वो हमारे पास ज़्यादा खर्चा नहीं है। और चौथी हम बात ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जितनी भी हैवी मशीन है वो सारी की सारी एसी से चलती हैं, डीसी से नहीं चलती। तो ये हमारे पास क्या बताई आपने एडवांटेजेस बताई हैं कि वाई वी प्रीफर एसी देन डीसी। अब देखो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन, आपने देखा होगा कि जहाँ भी थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो करंट प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज होती है वो 33 केवी या 66 केवी की होती है। उसके बाद किसी सब स्टेशन में आती है, फिर उसके बाद हमारे पास जो भी सब स्टेशन है उसमें आएगी, और उससे हमारे घर के पास जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें आएगी, और वहाँ से ट्रांसमिट होगी वो 11 केवी होगी, 11 किलो वोल्ट होगी, ठीक है, 11 किलो वोल्ट होगी। और उसको जो ट्रांसफ़र लगा हुआ है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन डीसी है वो आपने देखा होगा अपना फ़ोन का चार्जर है, टीवी है, उसको बहुत ज़्यादा दूर तक हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इसलिए कहा है कि एसी है वो हम प्रीफर करेंगे एज कंपेयर टू डीसी, ठीक है। जो हमारे पास एसी और डीसी के अंदर हमने डिफरेंस बता दिया। अब देखो इसके अंदर हम करने से पहले, आगे चलने से पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं। इंटीग्रेशन का पार्ट आता है, ध्यान से देखोगे एक बार हम उस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखने हैं। आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा है, ये तो होता है माइनस कोस ऑफ थीटा के बराबर होता है। उसके बाद हमने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा है तो ये आएगा आपके पास साइन ऑफ थीटा के बराबर आएगा। ये फॉर्मूलाज आपने पहले ही पढ़े थे, 11th क्लास में पढ़े होंगे। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हमारे पास कोई कॉइल है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है, तब हमने कह दिया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया ओमेगा टी। अब देखो अगर मैं इंटीग्रेट करूं साइन ओमेगा टी डी टी को इंटीग्रेट करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एंगल। और एंगल बच्चों मेरे पास ओमेगा टी है और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा आपके पास, ओमेगा के बराबर आएगा। और अगर सिमिलरली कोस ओमेगा टी डी टी है तब हम इसको क्या कह देंगे कि ये आएगा आपके पास साइन ऑफ ओमेगा टी अपॉन ओमेगा के बराबर आएगा। अब अगर आपसे कोई ये कह दे कि भाई आपको इंटीग्रेशन निकालना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, हमने इंटीग्रेशन का रूल पढ़ा है कि किसी भी टी रेशो का अगर स्क्वायर है तब हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। और जब हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सिंगल पावर में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूँ कहता हूँ कि इसको 2 से तो मल्टीप्लाई कर लिया
और 2 से ही हमने डिवाइड कर दिया इंटू डी टी, और मैंने ये लिख दिया कि 1/2 इंटीग्रेशन ओवर 2 साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब देखो, अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है कि 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू डी टी के बराबर होगा। इसको हमें इंटीग्रेट करेंगे एक बार। ये डायरेक्ट फॉर्मूला देखो ये कैसे आया। आप लोगों ने डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा होगा कोस 2 थीटा का, और कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड वी गेट कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ये वैल्यू बच्चों यहाँ पुट करो, और जैसे ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आप क्या कहोगे कि कोस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और यह आया कोस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। ऐसा ही आया। मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों? 2 साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू चाहिए। इसको मैं इधर लिया हूँ, इसको इस साइड में लिया हूँ, और ये आएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा के बराबर आया। बोलो यही आया या नहीं? और मैंने भी यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया है कि 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी। आगे देखो, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू डी टी के बराबर आया। यही आया। और मैं यहाँ से इसको कह दूँ 1/2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन तो आ गया टी माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी, यह आएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा के बराबर आएगा। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइन स्क्वेयर ओमेगा टी है, इसका आपसे कोई इंटीग्रेशन पूछे तो ये कितना आएगा 1/2 इंटू टी माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा के बराबर आएगा। ये हमारे पास आया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी। इस रिज़ल्ट का हम यूज करेंगे और एक रिज़ल्ट और निकालते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि कंप्लीट साइकिल की बात करता है, और जब कंप्लीट साइकिल की बात करता है तो कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं, दैट इज़ नोन एज द टाइम पीरियड कैपिटल टी। उसको हमने नाम दिया, और किसका नाम दे दिया हमने? कैपिटल टी का नाम दे दिया। मतलब मैं यहाँ से अगर इसकी 0 से टी तक इंटीग्रेट करूँ तो हमारे पास क्या आएगा भाई, ओवर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल, अगर कंप्लीट साइकिल है इसका मतलब ये हो गया कि वी इंटीग्रेट विद इन द लिमिट 0 टू टी, 0 से टी तक। और हमने ये पढ़ा था कि ओमेगा होता है वो 2 पाई अपॉन टी के बराबर होता है, और मैं यहाँ से कह सकता हूँ टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। सही, आप ये भी कह सकते हो कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से, और कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों? 2 पाई अपॉन ओमेगा तक इंटीग्रेट करेंगे। करो एक बार इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे मैंने कह दिया मैं इस रिज़ल्ट का डायरेक्ट यूज़ करूँगा, इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू 1/2 स्मॉल टी माइनस स्मॉल टी माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। लिमिट आई है इसकी 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा के बराबर है। यही है लिमिट इसकी आई हमारे पास 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा के बराबर आई है। आगे देखो, यह है 1/2 इंटू
पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा माइनस 0, और बीच में निशान माइनस का था तो ये 0 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन 0 की वैल्यू 0, ये आएगा। और मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, साइन ऑफ 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। और मैं यहाँ पे ये आपको बताता हूँ कि भाई हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई अप टू साइन n पाई हैन, ये हमेशा किसके बराबर होता है 0। तो बोलो साइन ऑफ 4 पाई 0 के बराबर आ गया, ये पूरा रिजल्ट किसके बराबर आया 0 के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और कितना है आपके पास पाई अपॉन ओमेगा। मतलब अगर मैं कह दूँ कि 0 से t तक या 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा तक, इसको अगर इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कितना आएगा आपके पास पाई अपॉन ओमेगा के बराबर आएगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ये हमारे पास इसके बराबर आया। आगे देखो, आगे 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट और आते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। ध्यान से देखोगे, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे को इंटीग्रेट करना है 0 से कंप्लीट टाइम तक साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, या मैंने कह दिया कि इंटीग्रेट करना है 0 से t तक कोस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी, इनका इंटीग्रेशन हमेशा किसके बराबर आएगा आपके पास 0 के बराबर आएगा। ये तो हमारे पास आ गया कि इनका इंटीग्रेशन आया है हमेशा किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताता हूँ आपको। एक हमारे पास आती है कि एवरेज वैल्यू। जब भी आपने पढ़ा होगा कि एवरेज वैल्यू, तब आपने रिप्रेजेंट किया होगा, जैसे मान लो कोई भी x नंबर्स थे, उनकी एवरेज निकालनी है, n नंबर्स हैं और n नंबर्स की एवरेज निकाले तो आपने रिप्रेजेंट किया होगा x एवरेज, या आपने उसको रिप्रेजेंट किया होगा x बार से रिप्रेजेंट किया होगा, ऐसा ही रिप्रेजेंट किया होगा। अब मैं ये कहता हूँ कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है कि जब भी हमें किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी हो, फंक्शन है वो हमारे पास कोई टाइम का फंक्शन है, उसकी एवरेज वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है, तब मैं कहूँगा कि भाई एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर एफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ओवर टोटल टाइम, इंटीग्रेशन ओवर एफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ओवर टोटल टाइम, यही आएगा। कितने टाइम के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं यूँ कह दूँ आपको कि अगर मेरे को करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तब मैं क्या कहूँगा कि इंटीग्रेशन ओवर करंट है वो फंक्शन किसका टाइम का अपॉन इंटीग्रेशन ओवर टोटल टाइम। यहाँ पे ये मैं कहूँगा कि एफ है ये फंक्शन है और किसका फंक्शन है टाइम का फंक्शन है। दूसरा मैं यहाँ कहूँगा कि जो आई है ये भी बच्चों हमारे पास फंक्शन है और किसका फंक्शन आपके पास है टाइम का फंक्शन है। तो एवरेज वैल्यू इससे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे कहता है कि रिप्रेजेंटेशन हम एवरेज को खुपचा से रिप्रेजेंट कर देते, आई खुपचा। इसका मतलब ये हो गया कि इस खुपचा ब्रैकेट में जो भी टर्म बंद है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी एवरेज को। अगर मैं कह दूँ एक्स खुपचा है तो ये क्या आएगी एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मैं कह दूँ कि ई खुपचा है एवरेज वैल्यू ऑफ ई। अगर मैं कह दूँ कि भाई खुपचा ए है एवरेज वैल्यू ऑफ
ए होगी, तो आप इसको जब भी एवरेज रिप्रेजेंट करोगे तो चाहिए तो आप खुपचा से रिप्रेजेंट कर दो, और चाहिए आप क्या कह दो कि आई ए बी से रिप्रेजेंट कर दो। ये तो हमारे पास हमने जनरल सी रिप्रेजेंटेशन बताई है कि एवरेज निकालने के लिए। ठीक है।